Hello future doctors. Myself Himanshu Bora, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज की वीडियो में मैं जो नीट 2024 के अंदर जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आए जो कि बोनस हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के अंदर जो जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि वो बोनस हो सकता है कि नहीं हो सकता। प्लस मैं आपको बोनस के रूल भी बताऊंगा कि किन किन स्टूडेंट्स को बोनस का बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। एनसीईआरटी को मैंने रेफरेंस के तौर पे यूज किया है और सारी चीजें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस और एनसीईआरटी को देख के बताऊंगा। ठीक है, अपन बोनस के रूल्स भी देखेंगे, किस किस को बोनस का बेनिफिट मिलेगा। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो कि बोनस हो सकते हैं ना, जिनकी अलग अलग आप देखोगे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट उसका अलग अलग आंसर दे रहे हैं ना, उन क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे। फिर बायोलॉजी में देखेंगे। केमिस्ट्री में इस साल कोई भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं आया तो केमिस्ट्री में अपन नहीं देखेंगे। फिजिक्स में एक क्वेश्चन आया वो देखेंगे अपन, और बायोलॉजी में 2 क्वेश्चन आए वो देखेंगे। प्लस कुछ स्टूडेंट्स को ये भी डाउट है कि जैसे रोलिंग मोशन का एक क्वेश्चन है, प्लस एक रेडियो एक्टिव डीके का क्वेश्चन है, वो आउट ऑफ सिलेबस है। देखो उसके बारे में अपन डिस्कशन नहीं करेंगे, जो कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बोनस क्वेश्चन का जो रूल है वो देख लेते हैं कि किन किन को बोनस का बेनिफिट होता है। देखो आपको पता है सेक्शन है, नीट के अंदर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में 50 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आपको 45 अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें से सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होते हैं। केमिस्ट्री में भी 35 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन ए में। बायोलॉजी में, जूलॉजी और बॉटनी दोनों में 45 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन ईच दोनों के अंदर सेक्शन ए में होते हैं। बाकी के 15 क्वेश्चन में से दोनों सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन करने होते हैं। तो सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होते हैं हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, तो सेक्शन ए में देखो आपको नॉर्मली पता है करेक्ट आंसर होता है तो +4 मार्क्स मिलते हैं, इनकरेक्ट होता है तो -1 नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, और आपने कोई भी आंसर नहीं किया है तो आपको 0 मार्क मिलते हैं उसके अंदर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां आ जाती है, मान लो आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और आपको एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट लगते हैं। नीट का एग्जाम सिंगल करेक्ट है, लेकिन आपने देखा कि पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। यदि एक से ज्यादा ऑप्शन है या 3 ऑप्शन सही है, एक से ज्यादा ऑप्शन यदि सही होते हैं तो +4 किसको मिलेंगे? जिन्होंने जैसे 1 2 3 आंसर उसका, तो 1 2 3 में से जो ऑप्शन आपने टिक किया है तो आपको +4 मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया उसको तो कोई मार्क नहीं मिलेगा। प्लस ऐसा स्टूडेंट जिसने 4th अटेम्प्ट कर लिया आंसर उसका, है ना, तो भी उसको बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जो आंसर उसके करेक्ट है, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, उसमें से यदि आपने कोई चूज किया है तो ही आपको उसके अंदर +4 मिलेंगे। समझ आ गया? और सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो फिर यदि बोनस भी होगा तो वो आपके लिए नहीं होगा। जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उसी को +4 मिलेंगे। ठीक है, यदि चारों ऑप्शन करेक्ट है तो +4 किनको मिलेगा? जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। जैसे 1 2 3 4 चारों उसके आंसर सही है किसी क्वेश्चन के, तो इसका जो +4 मार्क्स होंगे वो किसको मिलेंगे? वो जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, चारों में से कोई भी ऑप्शन चूज किया है उसको भी +4 मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा स्टूडेंट जिसने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया है तो उसको बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, समझ आ गया आपको रूल? सेक्शन 1 में एक और रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये, मान लो आप पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, ये क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना, अभी आपको बोनस के मैं रूल्स बता रहा हूं। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने देखा कि इसका न तो पहला ऑप्शन सही है, ना दूसरा ऑप्शन सही है, ना तीसरा ऑप्शन सही है, ना चौथा ऑप्शन सही है। चारों ऑप्शन आपको इनकरेक्ट लग रहा है या फिर आपको क्वेश्चन ही इनकरेक्ट लग रहा है, तो जिन्होंने अटेम्प्ट किया और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया सभी को +4 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि वो क्वेश्चन बोनस हो जाएगा। बोनस का मतलब है कि +4 मार्क्स हर एक कैंडिडेट को मिलेंगे जो उस एग्जाम के अंदर बैठा है, जिसने भी वो एग्जाम दिया है। यदि चारों ऑप्शन गलत हुए या क्वेश्चन गलत हुआ तो सेक्शन ए के अंदर सभी को बोनस मार्क्स मिलेंगे। आप देख लो, इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट और a question is found to be wrong or a question is dropped, then all candidates who have appeared will given 4 marks. जिन्होंने एग्जाम दिया है उसको +4 मार्क्स मिलेंगे,
वेदर द क्वेश्चन इज अटेम्प्टेड और नॉट अटेम्प्टेड बाय कैंडिडेट, चाहे आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो चाहे नहीं किया हो, बाकी ऊपर वाली दोनों कंडीशन में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है। ठीक है, सेक्शन ए की बात होगी। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में नॉर्मली आपको पता है सही होता है तो +4, गलत होता है तो -1, और अटेम्प्ट नहीं करते हो तो 0 मार्क मिलते हैं। ये दोनों रूल तो ऊपर वाले जैसे ही है कि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है। कोई क्वेश्चन आया जिसमें ए और बी दोनों सही है तो आपने ए और बी दोनों में से कोई भी टिक किया है तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे। आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होना चाहिए। आपने यदि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर आप देखोगे एक से ज्यादा ऑप्शन या चारों ऑप्शन करेक्ट है, चारों के चारों ऑप्शन सही है तो +4 मार्क्स किसको मिलेंगे? जिसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और कोई भी आंसर चूज किया उसको +4 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आप देखोगे ऐसा क्वेश्चन आ गया जैसा सेम ये कंडीशन हो गई सेक्शन बी के अंदर, पहला ऑप्शन भी गलत लग रहा है आपको, दूसरा ऑप्शन भी गलत लग रहा है, तीसरा ऑप्शन भी गलत लग रहा है, चौथा ऑप्शन भी गलत लग रहा है, या क्वेश्चन ही आपको गलत लग रहा है। तो आपने सेक्शन ए में तो देखा कि ऐसे क्वेश्चन में सभी को जो एग्जाम में अपीयर हुए उनको +4 मिलेगा, लेकिन सेक्शन बी में ऐसा नहीं है। सेक्शन बी में उसका भी +4 उसी को मिलेगा जिसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो ये बिल्कुल सही चीज है। क्यों? क्योंकि सेक्शन बी में आपके पास चॉइस है, आपको 15 में से 10 क्वेश्चन ही करने। समझ रहे हो मेरी बात? सेक्शन ए में किसी के पास कोई चॉइस नहीं है, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, है ना, जो आपको आते हैं। लेकिन सेक्शन बी में 15 में से 10 क्वेश्चन करने, तो यदि चारों ऑप्शन गलत हुए या क्वेश्चन गलत हुआ तो उसके अंदर बोनस मार्क्स उसी को मिलेंगे जिसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। चाहे आपने कोई भी क्वेश्चन टिक किया, चाहे आपने कोई भी ऑप्शन टिक किया, 1 2 3 4 में से आपको मिलेंगे जब आप उसको अटेम्प्ट करते। सेक्शन ए में ऐसा नहीं है। सेक्शन ए में समझ आ गया आपको, उस क्वेश्चन को यदि आपने अटेम्प्ट किया या नहीं किया आपको +4 मार्क्स मिलेंगे। समझ आ गया आपको? बोनस के रूल मैंने आपको बता दिए। फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। नीट एग्जाम में 3 क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है क्योंकि अलग अलग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके अलग अलग आंसर दे रहे हैं। फाइनल जो आंसर की आएगी है उसकी एनटीए की, वो ही आप फाइनल होगा। उसके बाद यदि आपको लगता है कि एनटीए ने सही आंसर नहीं दिया तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज करने के बाद रिवाइज आंसर की आती है नीट के रिजल्ट के दिन, फिर उसके बाद उसी दिन रिजल्ट आ जाता है। यदि एनटीए ने चेंजेस किए होंगे तो आपको दिख जाएंगे आपके रिजल्ट के अंदर मार्क्स। ठीक है, ऐसा होता है आपके पास। लेकिन चैलेंज का ऑप्शन होता है। यदि एनटीए आपने जो आंसर सोचा है वो नहीं देती है तो आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज की कोई फीस होती है ना, 700 से 800 रुपये फी होती है लगभग एक क्वेश्चन को चैलेंज करने की। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, कोई दूसरा पेपर का कोड है ना, क्वेश्चन वही है सेम, सेक्शन बी का क्वेश्चन है ना। सेक्शन बी के रूल अलग है इसलिए सेक्शन बी का मैंने यहाँ मेंशन किया है पर्टिकुलर, क्योंकि ए और बी के रूल दोनों अलग है। क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। बिल्कुल एनसीईआरटी में लिख रखा है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये उसके आउटर मेम्ब्रेन, डबल बाउंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन होती है, इसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, दिक्कत आ रही है दूसरे स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमेबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। मैं आपको बता देता हूं एनसीईआरटी में क्या मेंशन कर रखा है कि आउटर मेम्ब्रेन में क्या पोर्स होते हैं, मतलब पोरिन होते हैं ना। उससे क्या होता है कि आउटर मेम्ब्रेन तो परमेबल होती है लेकिन इनर मेम्ब्रेन कम परमेबल होती है। इसका मतलब है इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल है एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। लेकिन एनसीईआरटी ने यह कंपेयर नहीं कर रहा कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन प्लस क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन में से कौन ज्यादा परमेबल है। ये कंपैरिजन एनसीईआरटी ने नहीं किया। मैं आपको बता देता हूं, ये एनसीईआरटी चैप्टर 8 क्लास 11 का सेल यूनिट ऑफ लाइफ का, उसमें आप पढ़ोगे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के नीचे ये लाइन लिख रखी है। क्या लाइन है? एनसीईआरटी है बिल्कुल, है ना, ऑथेंटिक सोर्स है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। पहला स्टेटमेंट सही। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल। ये कहना ये चाह रहा है कि दोनों मेम्ब्रेन में से, ये नहीं कह रहा कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में से कि क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन है वो लेस परमेबल है। ये कह रहा है कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन में से दो मेम्ब्रेन जो होती है उसमें से इनर लेस परमेबल। लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना उसकी जो थिकनेस होती है वो किसमें होती है? नैनोमीटर माइटोकॉन्ड्रिया की।
क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसकी थिकनेस होती है माइक्रोमीटर में। तो जिसकी थिकनेस ज्यादा है ना मेम्ब्रेन की, वो लेस परमेबल होगा। इसका मतलब है क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो लेस परमेबल है, माइटोकॉन्ड्रिया मोर परमेबल है एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। तो स्टेटमेंट गलत हो गया है ना, क्लोरोप्लास्ट ज्यादा परमेबल होगा, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर मेरे अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ये नहीं जाएगा आंसर में। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये जाना चाहिए। मेरे हिसाब से आंसर 2 जाएगा। ये क्वेश्चन एनटीए बोनस नहीं करेगा, 99% इसका आंसर 2 जाएगा। बाकी एनटीए यदि बोनस करता है तो सेक्शन बी का क्वेश्चन है, जिसने अटेम्प्ट किया होगा उसी को इसके मार्क मिलेंगे। समझ आ गया आपको? जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो एनसीईआरटी का रेफरेंस है, उसके बेसिस पे मैं आपको आंसर बता रहा हूं। दूसरा सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो बायोलॉजी में आया बोटनी के अंदर, इकोलॉजी का क्वेश्चन है ये, सेक्शन बी का क्वेश्चन है ये भी। तो जिसको देखो, जो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करके आया उसको तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। ये बेनिफिट ही उसी को होगा जिसने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ये क्वेश्चन है, इन इकोसिस्टम इफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपको फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल की दे रखी है 100x, यूनिट नहीं लिख रहे अपन। व्हाट वुड बी द जीपीपी, आपसे जीपीपी पूछ रहा है थर्ड ट्रॉपिक लेवल की। देखो इस क्वेश्चन में ना अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट अलग अलग आंसर दे रही है, बहुत कंट्रोवर्सी। मैं आपको बेसिक सी ये चीज बताता हूं जो एनसीईआरटी में मेंशन है। आप खोलोगे जो चैप्टर 14 है एनसीईआरटी का, उसके अंदर ये चीज मेंशन है। क्लास 12 की मैं बात कर रहा हूं, ये एनसीईआरटी का मैंने लिया है पेज। आप देखो ये नीचे से पढ़ते हैं अपन, यहां से द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। जो बायोमास का प्रोडक्शन होता है उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। इसकी यूनिट बता रखी है। इट कैन बी डिवाइड इनटू ग्रॉस प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जो बायोमास का प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं। इसके 2 पार्ट है, एनपीपी और जीपीपी, ऐसा कि एनसीईआरटी ने जैसा लिख रखा है। जीपीपी क्या होता है? इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी कि कोई प्लांट है, फोटोसिंथेसिस के टाइम जो उसके अंदर बायोमास का प्रोडक्शन हुआ वो क्या है? जीपीपी। समझ आ गया? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इन रेस्पिरेशन। जीपीपी में से कुछ अमाउंट जो प्लांट है वो अपने रेस्पिरेशन में यूज ले लेती है, ठीक है, रेस्पिरेशन यूज में आ जाता है। तो रेस्पिरेशन यूज के आने के बाद जो प्रोडक्टिविटी बचती है वो होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ आ गया? मतलब बायोमास का इनिशियल प्रोडक्शन हुआ फोटोसिंथेसिस में, वो की जीपीपी है। फिर कुछ कंसिडरेबल अमाउंट में यूज में आ जाता है, वो रेस्पिरेशन लॉस के तौर पे बाहर चला जाता है। तो उसके बाद जो बचता है वो एनपीपी होता है। तो एनपीपी क्या होता है? जीपीपी माइनस आर। ये फॉर्मूला एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन टू द हेट्रोट्रोप्स। अब ये एनपीपी है ना, यही जो दूसरा ट्रॉपिक लेवल वाले जो ऑर्गेनिज्म है हेट्रोट्रोप्स है वो इसको कंज्यूम करेंगे। उसके बाद थर्ड ट्रॉपिक लेवल होगा जो ट्रॉपिक लेवल 2 के ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करेंगे। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। अब यहां जो अगले ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करेंगे वो हो जाएगी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। समझ आ रहा है आपको? मैं आपको बेसिकली समझाता हूं, मैं आपको यहां समझाता हूं। ये क्वेश्चन काफी कंट्रोवर्शियल है, इसलिए मैं इस पे आराम से समझा रहा हूं आपको। T1 ये ट्रॉपिक लेवल 1 है, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ये ट्रॉपिक लेवल 4 है। प्लांट्स ने प्रोडक्शन किया, वो हो गई जीपीपी। फिर रेस्पिरेशन में यूज आ गया, ये बाहर निकल गया, तो जो बची वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिक लेवल 1 पे। समझ आ गया आपको? अब ये जो है ये अवेलेबल होगी, जो T2 के जो ऑर्गेनिज्म है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को यूज करेंगे। फिर T3 के जो ऑर्गेनिज्म है वो T2 वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनको हीट करेंगे। तो इस तरीके से ट्रॉपिक लेवल के अंदर एनर्जी ट्रांसमिट होती है। आपको पता है ओनली 10% एनर्जी ट्रांसमिट हो पाती है। तो देखा जाए तो जीपीपी जो है वो रेस्पिरेटरी लॉस के बाद एनपीपी है, जो कि आपको क्वेश्चन में मेंशन है। मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। 100x जो आपको एनपीपी दे रखी है, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे है ना। सेकंड पे आप देखोगे तो क्या हो जाएगी, इसकी 10% ही बचेगी, 10x हो जाएगी। और थर्ड पे देखेंगे तो क्या हो जाएगी, x। तो देखा जाए तो उसका आंसर नॉर्मली क्या होना चाहिए? नॉर्मली देखा जाए तो आंसर होना चाहिए x।
लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट इसका आंसर 10x भी दे रहे। वो कैसे दे रहे? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही टेक्निकली रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है? आप देखो, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा फर्स्ट टॉपिक लेवल पे होगी, जबकि ये थर्ड टॉपिक लेवल की पूछ रहा है। आप देखोगे ये है ना, इसमें फर्स्ट जो टॉपिक लेवल है वही प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। सेकंड टॉपिक लेवल पे आते ही सेकंडरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, थर्ड टॉपिक लेवल पे आते ही टर्सरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन ये थर्ड टॉपिक लेवल पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है, तो देखा जाए तो ये टेक्निकली रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, क्वेश्चन ही रॉन्ग है मेरे अकॉर्डिंग। तो समझ आ गया आपको? तो नॉर्मली तो आंसर एक्स होना चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूट ये बोल रहे हैं कि एनपीपी 100x दे रखी है, तो जो जीपीपी है वो अवेलेबल हुई सेकंड टॉपिक लेवल से थर्ड टॉपिक लेवल के लिए। तो 100x जो थी वो सेकंड टॉपिक लेवल पे अवेलेबल हुई, तो थर्ड टॉपिक के लिए 10x अवेलेबल हुई। इस तरीके से आंसर उसका कुछ इंस्टीट्यूट 10x भी दे दे। तो मेरे अकॉर्डिंग एक तो क्वेश्चन टेक्निकली रॉन्ग है, प्लस इसके दो ऑप्शन करेक्ट है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बोनस जाएगा। 90% चांसेस है कि एनटीए इसको बोनस देगा, नहीं तो इसके आंसर 1 भी दिया जाएगा और 2 भी दिया जाएगा। बाकी एनटीए की जो आंसर की आएगी उसके बाद देखेंगे। सेक्शन बी का क्वेश्चन है, यदि बोनस दिया जाता है तो जिसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसी को मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बोनस जाएगा। ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ये बोनस नहीं जाएगा। इसका आंसर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये जाना चाहिए और यही जाएगा 99%। समझ आ गया? तो जिनके क्वेश्चन गलत हो रहे वो मुझे गलत ना समझे, जो एनसीईआरटी का रेफरेंस है उसके बेसिस पे और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको आंसर्स बता रहा हूं। बाकी जो एनटी देगा वही फाइनल होगा। आपके पास चैलेंज करने का टाइम होगा, चैलेंज कर सकते हो आप, है ना, अपॉर्चुनिटी होगी। आपको यदि लगता है तो आप बिल्कुल चैलेंज करिएगा। तीसरा क्वेश्चन है जो कि फिजिक्स में आया था, इसमें भी कंट्रोवर्सी। बाकी जो सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आए ना, दो क्वेश्चन, एक तो रोलिंग क्वेश्चन का हो गया, एक रेडियो एक्टिव डीके का हो गया। पहले सिलेबस में थे, बाद में सिलेबस को रिड्यूस करने के बाद वो नहीं बचे, लेकिन वो क्वेश्चन आए, तो वो कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं है, तो उनके बारे में अपन बात नहीं करेंगे। अब फिजिक्स का जो एटम चैप्टर का क्वेश्चन है, एटम क्लास 12 की मैं बात कर रहा हूं। क्या क्वेश्चन है? स्टेटमेंट 1 आया, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। ये एटम होता है, इस पे क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं, तो ये न्यूट्रल होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में भी लिख रखा है और आपने केमिस्ट्री में भी ये चीज पढ़ी होगी, है ना। फिजिक्स का क्वेश्चन है लेकिन केमिस्ट्री में भी आपने एटम में पढ़ा होगा कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल नंबर पे होते हैं। दिक्कत आती है दूसरे स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। मतलब हर एक एलिमेंट का एटम स्टेबल होता है और अपना कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम उसका होता है। अब ये चीज में क्या कंट्रोवर्सी है, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी आप देखोगे पेज नंबर 303 बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है, क्लास 12 की एनसीईआरटी है, पार्ट 2। ओल्ड एनसीईआरटी में आप देखोगे समरी, पेज नंबर 303 खोल देना, क्लास 12 की एनसीईआरटी पार्ट 2 समरी जो है सेक्शन, वहां आप देखोगे इसके बारे में। तो पांचवा जो पॉइंट है उसमें लिख रखा है एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, ओल्ड एनसीईआरटी एंड इमिट कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। उसके हिसाब से तो ये फिर स्टेटमेंट सही हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी, अब जो अब की एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी पेज नंबर 433 एटम चैप्टर है, क्लास 12 पार्ट 2, ये समरी, ये पांचवा पॉइंट देखो आप, चेंजेस हो गया, उस स्टेटमेंट में चेंज कर दिया गया, एटम ऑफ मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर स्टेबल एंड इमिट कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। तो न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें बेस्ट तो एनटी ये कर सकता है कि दोनों ऑप्शन करेक्ट दे दे, है ना। जिन्होंने वो स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट, ये वाला भी आंसर दे दे, प्लस जिन्होंने ये करेक्ट और ये फॉल्स किया है उसको भी आंसर दे देना चाहिए। दोनों आंसर दे देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन, है ना, लेकिन मेरे को लगता है एनटीए इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट को करेक्ट बताएगा, सेकंड स्टेटमेंट को फॉल्स बताएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग एनटीए जो आंसर करेक्ट दे सकता है वो ये दे सकता है ना, सेकंड जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई चीज ओल्ड होती है, उसमें कुछ चेंजेस करने के बाद ही तो न्यू बनाई जाती है। वो अपन ने देखा कि कोई एडिशन थर्ड था, फिर 4 आ गया, फिर 5th आ गया, फिर 6th आ गया, तो वो क्या हुआ, थर्ड में कुछ चेंजेस थे वो 4th में आपको देखने को मिलेंगे, 4th में कुछ चेंजेस थे वो 5th में देखने को मिलेंगे, 5th में कुछ थे वो 6th में देखने को मिलेंगे। तो ओल्ड में जो चेंजेस थे वो चेंजेस हटा के न्यू में
देखने को मिलेंगे ना आपको। तो एनटीए तो आपको ये रिकमेंड कर रहा है कि आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन किसी ने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसके हिसाब से फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर तो उसके दोनों देने चाहिए, जिसने दोनों ऑप्शन टिक किए है ना, दोनों ऑप्शन करेक्ट है वो भी देना चाहिए, या फिर किसी ने असर्शन रीजन ट्रू रीजन फॉल्स यानी स्टेटमेंट 1 करेक्ट स्टेटमेंट 2 फॉल्स वो भी देना चाहिए। लेकिन एनटीए मेरे हिसाब से आंसर इसका ये देगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, क्योंकि एनटीए न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करेगा। वो जो चेंजेस होने के बाद जो एनसीईआरटी अपने पास है वो न्यू एनसीईआरटी है, ये मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है जो बोनस जा सकता है, पिछली बार भी एनटीए ने एक क्वेश्चन को बोनस दिया था और 2 क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शन को करेक्ट बताया था। तो इस बार देखते हैं एनटीए की जो फाइनल आंसर की आएगी उसी में अपन को पता लगेगा। लगभग 4 से 5 जून के बीच में फाइनल आंसर की आ सकती है। बाकी डिटेल में आपको वीडियो देखना है कि फाइनल आंसर की पहले कब आई थी, 23 में 22 में, और अब क्या चांसेस है, रिजल्ट कब आने के चांसेस है, तो मैं डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिर फाइनल आंसर की जब आती है उसके बाद आप उस क्वेश्चन को, आपको जो लगता है कि यदि एनटीए ने सही आंसर नहीं दिया, जो आपको लग रहा है वो आंसर नहीं दिया, तो आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। पर्टिकुलर चार्ज होता है 800 से 1000 रुपए, वो आप पे करते हो, फिर वो क्वेश्चन चैलेंज होता है। चैलेंज करने के बाद रिजल्ट के दिन रिवाइज आंसर की आती है। यदि एनटीए ने सही किया होता है तो आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, नहीं किया होता है तो जो मार्क्स आपके फाइनल आंसर की और ओएमआर से कैलकुलेट होते हैं वही आपके रिजल्ट में शो करते हैं। तो इस तरीके से मैंने कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन का आपको अच्छे से समझा दिया। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।